युद्ध की तैयारी में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि भीतर होता है। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि किसी भी देश की सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर उसके अंदर ही चलती है। बिल्कुल। और आज हम ऐसी ही एक अंदरूनी उथल-पुथल की गहराई में उतरने वाले हैं। विषय है चीन की विशाल और शक्तिशाली पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए, जिसके अंदर एक तरह का भूचाल आया हुआ है। जी। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि चीन के सबसे बड़े सैन्य जनरल एक-एक करके गायब क्यों हो रहे हैं और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस बड़े शुद्धिकरण अभियान का असली मतलब क्या है। और मैं ये भी बता दूं कि ये विषय यूपीएससी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बेहद जरूरी है, खासकर जब बात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सुरक्षा मामलों की आती है। सही कहा। हमारी आज की ये पूरी बातचीत इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक बहुत ही बेहतरीन लेख पर आधारित है। बिल्कुल, और हमें ये याद रखना होगा कि ये सिर्फ चीन का अंदरूनी मामला नहीं है। जब दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक का टॉप मैनेजमेंट इस तरह हिल जाता है, तो उसका असर मतलब पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र की स्थिरता पर पड़ता है। अच्छा? तो आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हो रहा है, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हो रहा है और इसके गहरे रणनीतिक मायने क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे ताज़ा और शायद सबसे चौंकाने वाली खबर से। जी। चीन के सबसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी जनरल झांग नुशिया, जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी सीएमसी के वाइस चेयरमैन हैं, अब खुद जांच के घेरे में आ गए हैं। और ये शी जिनपिंग के बहुत करीबी माने जाते थे। हाँ बिल्कुल, उनका राइट हैंड मैन माना जाता था सेना में। और आरोप भी कोई छोटे मोटे नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट है, वो ये कह रही है कि उन पर शक है कि उन्होंने चीन के परमाणु हथियार कार्यक्रम से जुड़ी खुफिया जानकारी अमेरिका को लीक की है। ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है। बहुत गंभीर। और यही नहीं, उनके साथ एक और बड़े अधिकारी जनरल लियू जेनेली भी जांच के दायरे में है। मतलब अपने सबसे करीबी सिपहसालार पर ही इतनी बड़ी कार्रवाई, ये बात थोड़ी हजम नहीं होती। देखिए, जब कोई शासक अपने सबसे करीबी और सबसे ताकतवर सहयोगी पर हाथ डालता है, तो वो सिर्फ एक व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं कर रहा होता। तो फिर वो पूरी सेना को, हर एक जनरल और हर एक सैनिक को एक बहुत साफ और कड़ा संदेश भेज रहा होता है। और वो संदेश क्या है? संदेश ये है कि वफादारी मतलब लॉयल्टी सबसे ऊपर है। कोई भी कानून या जांच से बड़ा नहीं है, चाहे आप मेरे कितने भी करीब क्यों ना हो। ये एक झटके में डर और अनुशासन दोनों को स्थापित करने का एक क्लासिक तरीका है। आप सोचिए, जब सबसे ऊंचे पद पर बैठा जनरल सुरक्षित नहीं है, तो नीचे के अधिकारियों के मन में क्या खौफ होगा। लेकिन इसका उल्टा असर नहीं हो सकता? मेरा मतलब है, अगर टॉप जनरल्स को ये लगे कि सालों की वफादारी का भी कोई इनाम नहीं है और किसी भी दिन उन्हें हटाया जा सकता है, तो क्या वो चुपचाप सब कुछ सहेंगे? इससे तो बगावत का खतरा और बढ़ सकता है ना? ये एक बहुत बड़ा जोखिम है, और यही इस पूरे अभियान का सबसे दिलचस्प पहलू है। शी जिनपिंग एक बहुत बड़ा दांव खेल रहे हैं। अच्छा। उनका मानना है कि डर पैदा करके वो सेना पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लेंगे। लेकिन इतिहास गवाह है, जब डर हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो बगावत को भी जन्म दे सकता है। फिलहाल संदेश साफ है, या तो आप पूरी तरह मेरे साथ हैं या आप मेरे खिलाफ हैं। बीच का कोई रास्ता नहीं है। तो ये तो हुई चीन के अंदर की बात, लेकिन क्या इस पूरी कहानी का कोई सबूत मतलब बाहर से भी मिल रहा है? क्योंकि चीन की बातें अक्सर प्रोपेगेंडा होती हैं। बिल्कुल, और यहीं पर अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन की एक हालिया रिपोर्ट इस मामले को और भी दिलचस्प बना देती है। अच्छा। उस रिपोर्ट में ऐसा क्या खास है? उस रिपोर्ट की दो बातें बहुत ध्यान खींचती हैं। पहली, वो कहती है कि पीएलए के इतने सारे सीनियर अधिकारियों को हटाने से संगठनात्मक प्राथमिकताओं पर अनिश्चितता यानी कंफ्यूजन पैदा हो गया है सेना के अंदर। समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर करना क्या है। और दूसरी, जो सबसे हैरान करने वाली बात है, रिपोर्ट कहती है कि चीन के रक्षा सौदों में हुए भ्रष्टाचार की वजह से सेना की असल लड़ने की क्षमता में देखी गई कमी आई है। देखी गई कमी? इसका कोई उदाहरण भी दिया है इन्होंने? हाँ, और उदाहरण सुनकर आप शायद चौंक जाएंगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की कुछ मिसाइलों को रखने के लिए जो जमीन के अंदर बंकर या साइलो बने हैं, हाँ, उनके ढक्कन ठीक से काम नहीं करते। क्या? मिसाइलों के ढक्कन? ये सुनने में थोड़ा मजाक जैसा लगता है। ये अजीब से कहीं ज्यादा है। ये कुछ ऐसा है जैसे आपने दुनिया की सबसे महंगी स्पोर्ट्स कार खरीदी हो, लेकिन उसके टायर ही ठीक से फिट ना हो। सही बात है। बाहर से देखने में वो एक अजय मशीन लगती है,
लेकिन एक छोटे से नुक्स की वजह से वो रेस शुरू होने से पहले ही हार सकती है। सैन्य भाषा में इसे हॉलो फोर्स का एक क्लासिक उदाहरण कहते हैं। हॉलो फोर्स मतलब एक खोखली ताकत। बिल्कुल, एक ऐसी सेना जो कागज पर तो बहुत ताकतवर दिखती है, लेकिन जिसकी असल लड़ने की क्षमता भ्रष्टाचार और अंदरूनी कमजोरियों की वजह से खोखली हो चुकी है। लेकिन पेंटागन की रिपोर्ट क्या सिर्फ चीन की कमजोरी की तरफ इशारा कर रही है या इसका कोई दूसरा पहलू भी है? बिल्कुल है, और उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट ये भी कहती है कि भले ही इन जांचों से पीएलए की काम करने की क्षमता में कुछ समय के लिए रुकावट आए, लेकिन अगर इस अभियान से चीन का जो सिस्टमैटिक भ्रष्टाचार है वो वाकई खत्म हो जाता है तो पीएलए भविष्य में और भी ज्यादा घातक और कुशल लड़ने वाली ताकत के रूप में उभर सकती है। मतलब ये एक तरह की डीप क्लीनिंग है कि अभी भले ही गड़बड़ी दिखे, लेकिन लंबी रेस के लिए ये सेना को और खतरनाक बना सकता है। बिल्कुल सही समझा आपने। ये एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक है जो शी जिनपिंग अपनी ही सेना पर कर रहे हैं। ये छोटी अवधि में दर्द देगी, लेकिन उनका लक्ष्य लंबी अवधि में सेना को फौलादी बनाना है। और ये दर्द सिर्फ 1-2 जनरलों तक सीमित नहीं है। अक्टूबर में 9 बड़े जनरलों को सेना से निकाल दिया गया था, जो दशकों में सबसे बड़ी सार्वजनिक कार्रवाई थी। जी। इसका नतीजा ये हुआ है कि चीन की सबसे ताकतवर सैन्य संस्था 7 सदस्यों वाली सेंट्रल मिलिट्री कमीशन अब सिमटकर केवल 2 सदस्यों की रह गई है। एक मिनट, मैं ये ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ। 7 सदस्यों की कमेटी में अब सिर्फ 2 लोग बचे हैं? जी, सिर्फ 2। एक तो चेयरमैन शी जिनपिंग खुद और दूसरे हैं झांग शेंगमिन, जो सैन्य अनुशासन के मामलों के प्रभारी हैं। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़ी कंपनी का पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक साथ इस्तीफा दे दे। चीन की सेना बिना लीडरशिप के काम कर रही है, ये कैसे मुमकिन है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और यहीं पर हमें सीएमसी की असली ताकत को समझना होगा। ये कोई आम कमेटी नहीं है, ये चीन का पेंटागन, व्हाइट हाउस और न्यूक्लियर कमांड सबका मिला-जुला रूप है। अच्छा। यहीं से चीन की 20 लाख सैनिकों वाली सेना को निर्देश मिलते हैं, यहीं से न्यूक्लियर मिसाइलों का बटन दबता है। और अब उस सबसे ताकतवर कमेटी में सिर्फ चेयरमैन और अनुशासन देखने वाला अधिकारी ही बचा है। और फिर फैसले कौन ले रहा है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। इसका मतलब बहुत गहरा है। ये दिखाता है कि सारी की सारी ताकत एक ही इंसान शी जिनपिंग के हाथ में सिमट रही है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। जब पूरी सैन्य कमान लगभग खाली हो तो क्या सारे फैसले सिर्फ 1 या 2 लोग ले रहे हैं? ये स्थिति सेना को शायद बहुत तेजी से काम करने वाला बना सकती है, लेकिन साथ ही किसी एक व्यक्ति के गलत फैसले से पूरी सेना को तबाह कर देने का खतरा भी बढ़ा देती है। और सीएमसी के बाकी सदस्यों का क्या हुआ? उनका भी कुछ ऐसे ही हश्र हुआ। वाइस चेयरमैन हे वेडोंग को हिरासत में लिए जाने की खबर थी, और उसके बाद से उन्हें किसी ने सार्वजनिक रूप से नहीं देखा। और एक और नाम था शायद। हाँ, नवंबर 2024 में पीएलए के शीर्ष राजनीतिक अधिकारी एडमिरल मिया हुआ। उन पर अनुशासन के गंभीर उल्लंघन का शक जताते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। एडमिरल मियाओ हुआ का मामला तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। उनका काम था सेना में राजनीतिक शिक्षा देना और पीएलए के भीतर वफादारी बनाए रखना। अच्छा, तो जो वफादारी सिखा रहा था वही शक के घेरे में है। एग्जैक्टली, यही तो आयरॉनिकल है। अब आप जरा सोचिए, जिस व्यक्ति का काम ही वफादारी सुनिश्चित करना हो, जब वही शक के दायरे में आ जाए तो ये सेना के भीतर अविश्वास की कितनी गहरी खाई का संकेत देता है। इसका मतलब है कि सिस्टम को उन लोगों पर भी भरोसा नहीं है जिन्हें सिस्टम में भरोसा बनाए रखने के लिए ही नियुक्त किया गया था। ये एक तरह का दुष्चक्र है। तो इन सब कड़ियों को जोड़ने पर तस्वीर क्या बनती है? ऐसा लगता है कि बीजिंग को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि सेना के कामकाज में कितनी भी बड़ी रुकावट क्यों ना आए। उनका एकमात्र लक्ष्य है कथित गैर वफादारी को जड़ से उखाड़ फेंकना। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ये सब शी जिनपिंग के दशक से भी ज्यादा लंबा चले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के बाद हो रहा है। और जिन अधिकारियों को शी के कार्यकाल में ही तरक्की मिली थी, आज उन्हीं को हटाया जा रहा है। बिल्कुल। तो यहीं पर वो बड़ा सवाल उठता है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूम रही है। क्या ये वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग है, जैसा कि चीन पूरी दुनिया को बताता है, या फिर ये राजनीतिक वफादारी पक्की करने और किसी भी संभावित चुनौती को खत्म करने का एक हथियार है? स्रोत यही बताते हैं कि हटाए गए नेताओं की सही संख्या जानना तो मुश्किल है, लेकिन ये कार्रवाई बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। और जब आप देखते हैं कि शी के अपने ही चुने हुए लोग हटाए जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार का आरोप एक सुविधाजनक कारण है और असली मकसद कुछ और है। असली मकसद है पूर्ण और बिना शर्त वाली निष्ठा हासिल करना। शी जिनपिंग एक ऐसी सेना चाहते हैं जो सिर्फ देश के प्रति नहीं बल्कि सीधे सीधे उनके प्रति वफादार हो।
इसका भारत के लिए क्या मतलब हो सकता है, खासकर जब हम वेस्टर्न थिएटर कमांड की बात करते हैं जो हमारे लद्दाख बॉर्डर को देखता है? क्या इस उथल-पुथल का असर वहां भी देखने को मिल रहा है? ये भारत के लिए एक बहुत अहम सवाल है। वेस्टर्न थिएटर कमांड जो भारत के साथ सीमा की निगरानी करता है, वो भी इस शुद्धिकरण अभियान से अछूता नहीं रहा है। तो ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा? देखिए, ये दोधारी तलवार की तरह होता है। एक तरफ ये उनकी फैसला लेने की क्षमता को कमजोर कर सकता है, जिससे हमें फायदा हो सकता है, और दूसरी तरफ एक नया और अनुभवहीन कमांडर अपनी वफादारी साबित करने के लिए बॉर्डर पर कोई आक्रामक कार्रवाई भी कर सकता है। इसलिए भारत को इस पूरी स्थिति पर बहुत बारीकी से नजर रखनी होगी, क्योंकि चीन की अंदरूनी राजनीति का सीधा असर हमारी सीमाओं पर पड़ सकता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार ये है कि चीन की सेना, जो दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक गिनी जाती है, अपने नेतृत्व में एक अभूतपूर्व संकट से गुजर रही है। जी, ये शुद्धिकरण अभियान भ्रष्टाचार और वफादारी के जटिल धागों से बुना गया है और इसने PLA की पूरी कमांड संरचना को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ क्षमता बनाने की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ नेतृत्व पर अविश्वास का गहरा साया है। और जाते जाते एक सवाल मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा। जरूर। हम हमेशा चीन की आर्थिक और सैन्य ताकत की बात करते हैं, पर क्या किसी देश की असली ताकत उसकी मिसाइलों और टैंकों में होती है, या उन लोगों के भरोसे में जो उस देश को चलाते हैं? शी जिनपिंग का ये अभियान शायद चीन को भ्रष्टाचार मुक्त बना दे, लेकिन अगर इसकी कीमत सेना का अपने ही लीडर पे भरोसा उठना हो, तो क्या ये एक फायदे का सौदा है? इस गहरे सवाल पर जरूर सोचेगा। अगर इस विषय पर आपके कोई और सवाल हैं या आप किसी और टॉपिक पर ऐसी ही गहरी चर्चा चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस जानकारी को और लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।